हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं, है ना। बारिश का महीना है, आहा क्या बात है ना। बहुत आनंद आ रहा होगा, है ना। आपके यहाँ भी मैगी होता है क्या? मैगी मैगी, अरे बेटा खाने वाला नहीं, घूमने वाला। मज़ा आ रहा होगा ना। हाँ बेटा, एक पकड़ के हाथ पे रख लेना, बहुत फीलिंग आएगी, है ना। तो मैं हूँ समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल नीट करो सॉलिड स्टेट का। अभी तक 2 लेक्चर हमने डिलीवर्ड किया है, ट्रिक के साथ, अप्रोच के साथ। 2024 की नई ट्रिक्स, नए अप्रोच आपके पास हर दिन आ रही है। हर दिन आप नोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्ती के साथ बना रहे होंगे, हौले हौले से बना रहे होंगे। और आज का लेक्चर यार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज पता है क्या करने वाले हैं हम? आज हम बताने वाले हैं लैटिस के बारे में। स्पेस की दुनिया आज हम बताएंगे आपको। आज हम आपको चंद्रयान 3 पे नहीं ले जाएंगे, है ना। हम आपको स्पेस की दुनिया के बारे में बताएंगे, खास करके इसके सॉलिड स्टेट के बारे में, है ना। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, जब तक है नीट, जब तक है नीट, जब तक है नीट, है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया जाए। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ, मस्ती के साथ। चाय वाले के बैठे हैं? हाँ ठीक है यार, मेरे पास अभी चाय नहीं है ना, हम ऐसे ही आ गए हैं। तो एटलीस्ट चलिए आज शुरू करते हैं। क्रिस्टल लैटिस, कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू किया जाए। ओहो, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, ओहो सही में। कल मिले, हाँ कल मिले हैं, अरे कल मिले हमको भूल गए आज रे, हाय दगा बाज रे, हाँ दगा। अरे गाना मत सुनिए, क्या करिए, स्पेस में भ्रमण करना है आज हमको, है ना। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, जरा हम भी देख लें कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हमें देनी है। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस? कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल्स, अगर वो स्पेस में यानी 3D अरेंजमेंट में अगर हम उसे देखने लगें, इसी का नाम है स्पेस लैटिस, है ना। क्रिस्टल के बारे में हमने बता दिया, क्रिस्टलाइन के जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थे उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, जिसको ब्रेविस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली, कटोरा के बारे में बात कर ली, है ना, बाउल बाउल, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे स्पेस लैटिस की। तो जरा इसको लिखना है तो आप प्यार से इसको लिख लीजिए, 3D अरेंजमेंट ऑफ, है ना, 3D अरेंजमेंट ऑफ, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, ये 3 चीजें होती है, पढ़ा होगा ना आपने। तो चलिए लगे हाथ, इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हम लिख सकते हैं? एटम लिख सकते हैं, है ना, एटम और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। स्पेस लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें एक काम ये करना है कि हमें सबसे पहले एक प्यारा सा क्या बना लेना है? एक क्यूब बना लेना है ना। कल हमने इस बात को बताया था, आज हम क्यूब बना लेंगे। ब्लू कलर से बना रहे हैं, उम्मीद करता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मस्ती के साथ देखिएगा, और बहुत ही प्यारा सा क्यूब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। प्यारा ना बने तो दांत मत दिखाइएगा, है ना, मच्छर घुस जाएगा। सुनो, इधर इधर देखो, थोड़ा मस्ती भी जरूरी है ना पढ़ाई में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ, दांत मत दिखाओ। सुनो इधर आ जाओ। यूनिट सेल। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। क्यूब का मतलब समझ रहे हो? क्यूब मीन्स क्या है? अब आज तक तो अपने घर को बड़े अच्छे से तुम देखे होगे, है ना। आज हमारे हिसाब से तुमको अपने रूम को देखना है, ठीक। रूम में जहाँ बैठे हो जरा ऊपर देखो, हाँ सर छत दिखाई दे रहा है, देखो हमें मत देखो, ऊपर देखो,
ठीक है, छत दिखाई दे रहा होगा। जरा छत के चारों ओर देखो कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, ऐसा गिन लिए। तो ये भी एक छत ही है, देखो इट इज जस्ट लाइक दिस, छत है ना, रूफ, सेलिंग, है ना। अब देखो, अब नीचे देखो बॉटम पे, यानी जहां बैठे हो नीचे चारों ओर देखोगे तो 4 यहां पे भी दिखाई देंगे। अब ये क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहां पे, इट इज जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4, और 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 एंड 8। अब जितना हम बता रहे हैं उतना ही समझना और उतना ही दिमाग लगाना, क्योंकि आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो। तो एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा हम थियरी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसी को अप्रोच करेंगे जिससे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए, या हमें ये आपको समझाना है कि हमें क्या काम करना है एक्चुअल में इस चीजों में। सबसे पहले हम एक अगला बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल की, एक अगली हेडिंग रहेगी, दैट इज यूनिट सेल। अब भाई यूनिट सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो ये क्यूब है ना, ये क्यूब है। अब क्यूब का एक यूनिट हम क्या कह सकते हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई होती है, सबसे छोटी चीज है ना, छोटी सी। अब सपोज करो इसमें 8 कॉर्नर है, 8 है, एक पकड़ लिया हमने, ठीक है, तुम अपने रूम गोंद पकड़ना, ठीक है, एक हमने पकड़ लिया, ध्यान से देखो, और एक पकड़ने के बाद इसे बाहर निकाल लिया। चिंता मत करो, तुम्हारा घर नहीं गिरने वाला है। यहां पे हम एक समझाना चाह रहे हैं कि ये सभी 8 यूनिट है, 8 यूनिट से मिलकर एक क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है ना, और उसमें से एक स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, इसी का नाम होता है यूनिट सेल। लिखना चाहोगे, चलो लिख लेते हैं, है ना। तो लिखो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, किसका स्मॉलेस्ट पार्ट, अभी अभी पढ़ क्या रहे हैं हम, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल और स्पेस लैटिस, है ना, स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है जो आपको अभी मदद करेगा, अभी आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। एक हमने स्पेस लैटिस ले लिया, नहीं पूरा क्यूब ही उठा लिया, वो 3D में है ना, 3D में है, देखो XYZ, इधर देखो, यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ है, एक एक्सिस यहाँ है, एक एक्सिस यहाँ है, हर जगह आप देख सकते हो। कल हमने क्या बताया था, ABC सब बराबर है, ठीक है, एज लेंथ के बारे में बात हम कर रहे थे, तो एज लेंथ क्या है, सब में A = B = C है, और एंगल के बारे में हमने बताया था अल्फा बीटा गामा क्या है, सभी 90 डिग्री है। 90 डिग्री है कि नहीं है, जरा आप अपना कमरे का कोई भी कॉर्नर देख लो, एनी कॉर्नर, है ना, कोई भी कॉर्नर देखोगे तो वो कॉर्नर से जहां बैठे हो आप, कोई एक कॉर्नर की तरफ देखो, और 2 कॉर्नर, यानी एक अप वाला और एक डाउन वाला, एक अप और एक डाउन, किधर से भी देखोगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 60 तो नहीं बना है, चेक कर लिया, वेरी गुड। अब देखो अगला केस क्या है इसमें, अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमें यूनिट सेल के बारे में धीरे धीरे जानना है। अब ये हमें समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, उसे डेनोट किससे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट particles of unit cell denoted by Z। मतलब कोई एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उसको किससे डिनोट किया जाएगा, Z से डिनोट किया जाएगा। अब देखो एक एक अस्त्र शस्त्र लेके हम चल रहे हैं इसमें, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इसमें क्या करना है। अब यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी नहीं, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन पसंद आ जाए लास्ट तक तो लाइक शेयर भी करके लोगों को बता दीजिएगा कि फ्री में क्लासेस चल रही हैं, जुड़ जाएं। बहुत से लोग धीरे धीरे जल्दी जल्दी जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और
आगे कोशिश हम करते रहेंगे कि आप लोगों को इसी तरह का लेक्चर पूरा डिलीवर्ड करें, मस्ती के साथ करें, मजे के साथ करें। आगे बढ़ें, ठीक है। एक टर्म और है जिसे आपको लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, दैट इज लैटिस पॉइंट, है ना, लैटिस पॉइंट, जिसे एलपी कहा जाता है, लैटिस पॉइंट, है ना। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है, इसे भी आपको मैं 2 लाइन लिख के बता दे रहा हूं कि लैटिस पॉइंट क्या है, जिस पे हमें आगे चल के काम करना है। तो ये होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles which generate unit cell, यानी कोई ऐसा पॉइंट जिससे यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे। पॉइंट ये सब क्या है, पॉइंट ही तो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, है ना। और हमने कहा कि एक भाग अगर निकाल लिया जाए तो वो यूनिट हो जाएगा, यूनिट सेल हमने एक बाहर खींच के निकाल लिया, है ना। तो अब ये लैटिस पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स हैं, अब इस पर हमें वर्क करना है ना। तो अब हमें क्या करना है, यूनिट सेल एक्चुअल में होते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए, उसके बाद काम को आगे बढ़ा लिया जाए, है ना। यूनिट सेल, तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो अगली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसको लिखिए। अब ये देखो 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का कौन कौन सा होगा, एक होगा प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव कहेंगे एक, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। क्या नाम है, नॉन प्रिमिटिव। अब एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। क्या केस है प्रिमिटिव का, क्या केस है नॉन प्रिमिटिव का, ये चीज आपने पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, बहुत आराम से हौले हौले से चलेगा ये। अब चलो प्रिमिटिव के बारे में बात कर लें। तो प्रिमिटिव का क्या सेंस होता है वो जानो। प्रिमिटिव सेल में, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी जो लैटिस पॉइंट है, जहाँ पे लैटिस पॉइंट के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट यानी एलपी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना। लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर में कौन सा, एट ऑल कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे क्या होता है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो अगर देखा जाए इसे क्या कहा जाएगा, ऐसे सिस्टम को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है ना। शॉर्ट में इसे एससीसी का नाम दिया जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। अब कहानी क्या है, इसको समझा कैसे जाए, कैसे ये पता किया जाए क्या कहानी है इसकी। अब देखो, हमें ये पता है कि एससीसी को देखा जाए तो यहाँ पे 8 आपको क्या दिख रहे हैं, ये पॉइंट सब दिख रहे हैं हमें। अगर हमें ये कहा जाए कि टोटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, यूनिट सेल के, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 हैं, टोटल तो 8 है। अब सिंपल क्यूबिक में कह रहा है कि जो लैटिस पॉइंट है वो प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, ये सभी क्या हैं, ऑल कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। अब सपोज करो कि हमें z की वैल्यू निकालनी है, z क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल, है ना। अब हमें ये कंट्रीब्यूशन निकालना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रिमिटिव हैं या जो एससीसी हैं वो एक्चुअल में z का वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि z की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो z इज इक्वल टू, एक तो हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर हैं, इसके बिना तो कोई क्यूब बन ही नहीं सकता है, 8 कॉर्नर है, चलो 8 हमने लिख लिया। और हमें पता है कि उसका यूनिट, है ना, यूनिट यानी लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो 8 में से हम एक भाग को अगर अलग कर रहे हैं, 1 पार्ट को, तो इसका मतलब है कि 1/8 को अलग कर रहे हैं, है कि नहीं। 1/8 1/8 जोड़ते जाओगे 8 टाइम तो क्या हो जाएगा, फिर
एग्जैक्ट में लास्ट में 8 ही आने वाला है कि नहीं। सो 8 इंटू 1/8। तो देखा जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो z की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी नहीं है ना। अब आगे बढ़े नॉन प्रिमिटिव में, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दें, है ना, फिर हम थोड़ा सा डिटेल ले चलते हैं। नॉन प्रिमिटिव का थोड़ा सा केस है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का जो केस है उस केसेस में मैं यहां लिख देता हूं नॉन प्रिमिटिव, है ना, नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव का केस अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव, रेड से ही लिख दिया जाए। चलो यहां पे जो लैटिस पॉइंट है, प्रेजेंट not only at corner but also present some other specific position। कौन कौन सी भैया पोजीशन है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। कहने का सेंस ये है कि इसमें जो लैटिस पॉइंट होता है वो केवल कॉर्नर पे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जगहों पे देखा गया है। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर क्यूब है यानी आपका घर है, तभी हम ये पता कर सकते हैं, आपका कमरा है तभी हम पता कर सकते हैं कि वो एक क्यूब के समान है। क्यूब के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है, वो नॉन प्रिमिटिव की क्राइटेरिया में आएगा। एक तो सिंपल के बारे में, एससीसी के बारे में समझ गए, एक देखो दूसरा आता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक का नाम है BCC, मीन्स बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड। बहुत ध्यान से सुनना। अब इसकी अगर सपोज करो z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो, z, ठीक है, z की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बॉडी सेंटर क्या है ना। बॉडी सेंटर, पूरा कमरा जो तुम देख रहे होगे, है ना, पूरा कमरा, उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, है कि नहीं। सेंटर तो एक ही होगा ना, पूरे का सेंटर एक होगा। अब कहानी ये है इसकी, सेंटर अगर एक होगा, ओनली वन, तो क्या वो क्यूब का ही तो सेंटर होगा, यानी सेंटर कहां होगा, यहां होगा, एक ही सेंटर होगा। इट इज जस्ट लाइक दिस, है ना, केवल एक सेंटर, ओनली वन बॉडी सेंटर। तो क्या ये बॉडी सेंटर ऐसा नहीं लग रहा है ये क्यूब के ही अंदर है कि नहीं, क्यूब के ही बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब के अंदर ही बॉडी सेंटर है ना। अब स्थिति देखो इसकी क्या है। इसका मतलब जब हमें कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 1/8। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम पहले ये बताएंगे भैया ये क्यूब का पार्ट है ना, लिखा है ना यहाँ पे। लैटिस पॉइंट प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट सम अदर स्पेसिफिक पोजिशन। मतलब ये केवल कॉर्नर पे ही नहीं, मीन्स कॉर्नर पे तो होता ही होता है, ये साथ साथ किस पे होता है, और भी जगहों पे होता है। जैसे 8 इंटू 1/8, अब प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं भैया बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक ही है क्योंकि एक ही वहां पर दिख रहा है ना, इसमें कोई ऐसी वेरिएशन वाली बात है ही नहीं। तो 8 इंटू 1/8 अभी अभी हमने निकाला था, +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, है ना। ये था BCC। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है FCC, है ना, FCC के बारे में अगर हम बात करें, इसको कहा जाता है फेस सेंटर। बहुत ध्यान से सुनना, फेस सेंटर। फेस सेंटर के बारे में अगर हम आपसे कहें तो इसके विषय में समझिए कि z की वैल्यू अगर इसकी कैलकुलेट करनी हो, क्या हो रहा है ये, कुछ नहीं प्यार हो रहा है। देखो इधर, अब सुनो फेस के बारे में। फेस जरा सुनो कैसे करते हैं, जरा अपना कमरा फिर से देखो, देख लिया फेस कितने तुम्हारे कमरे में, एक छत पे देखो, ऐसे देखो, हाँ एक यहां दिखा है ना, एक ऊपर, एक जहां तुम बैठे हो वो है फेस, है ना, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा किधर है, लेफ्ट देखो, है ना, एक राइट एक लेफ्ट, ये कितने हो गए, 4, है कि नहीं, 1 2 3 4, और एक जहां तुम बैठे हो उसके सामने और एक पीछे, ठीक है। इसमें जरा दिखाना हो इसी चीज को,
तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, बॉडी सेंटर तो दिखाई दिए, अब थोड़ा सा ग्रीन हमसे इस्तेमाल कर लेते हैं फेस के लिए। इसका मतलब एक फेस ये ऊपर वाला हो गया 1, है कि नहीं, एक कौन सा हो गया नीचे वाला यानी ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। एक कौन सा हुआ, एक ये दीवार यानी ये वाली चीज, है ना, और एक कौन सा हुआ ये वाला, है ना, 4 हो गए। और एक जहां बैठे उसके सामने वाला, तो सामने वाला तो हम बाहर निकाल के तो दिखाएंगे नहीं, है ना, तो यहां पे एक बना देते हैं, और एक पीछे वाला उसके, तो ये एक यहां पे हो गया। सो इट इज जस्ट अ 6 फेस, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, जैसे ये 1/8 था, है ना, 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन क्या कहा जाता है कि 1/2 होता है ना, 1/2, हाफ, हाफ फेस, फेस पूरे का आधा, दिस इज द फेस, पूरे का आधा, दिस इज द फेस, है ना, फेस के हम सेंटर को उठा रहे हैं, फेस सेंटर्ड है ना, फेस के सेंटर को उठा रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, पूरा तो एक हो गया लेकिन हम फेस के सेंटर को ले रहे हैं, दैट इज द हाफ पार्ट, सो कंट्रीब्यूशन इज हाफ, 1/2। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, रियल एक्सप्लेनेशन कुछ और है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि आपको एक एक चीज लिखा के आपका नोट्स बड़ा अच्छा कर देना, जी नहीं, हमें काम वो करना है जो नीट के कंपटीशन में आते हैं या कंपटीशन में क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएं, उसी पे सिर्फ हम काम करेंगे, है ना। अब सुनो क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि 8 × 1/8 हो गया, है ना, प्लस क्या करेंगे 6 होता है, और इंटू क्या होगा हाफ, ये 6 हमने क्या लिखा, 6 तो फेस होता है, कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2। बॉडी सेंटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि सेंटर एक ही होता है, ओनली 1, ठीक है। इसलिए अगर इसको जोड़ोगे 8 × 1/8 1 ही होता है, 6 × 1/2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा टोटल 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज, क्या माई नेम इज, तुम्हारा जो भी नाम है, मस्ती के साथ सुनो और देखो आगे क्या करना है हमें। एक आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है एज, इसी प्रकार एज आता है, एज सीसी, ठीक है, एज सीसी, इसे क्या कहेंगे, एज सेंटर्ड कहेंगे, ठीक है, एज यूनिट सेल, ठीक है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सुनो एज कितने होते हैं, एज कौन कौन सा है, ये भी एक कहानी है। अब देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गिनने की कोशिश करना, गिन लोगे, ठीक है। जैसे अब जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से देखो, अब जहां तुम बैठे हुए हो, इमेजिन करना है, इमेजिन जहां तुम बैठे हुए हो उसका छत देखो जरा, एक बार देखो ऐसे, हाँ देख लिया, क्लियर है। अब जरा एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर देखो, ऐसे एक लाइन बनी है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर बना हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा ऐसे ही बना हुआ है, इट इज जस्ट लाइक दिस, एक बना हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एज कहा जाता है, एज, है ना। एज होते कितने हैं ये जान लिया जाए, तो ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात, एज कितने होते हैं तो गिनो, 1 2 3 4, 4 तो ऊपर वाले हो गए, ये 4 लाइन है ना, 4 लाइन ऊपर वाले हो गए, 4 नीचे वाले हो जाएंगे, 8 हो गया, और ये 4 ऐसे ऐसे जो खड़े हैं 1 2 3 4, इट इज जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 12 हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि इनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतना जानो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 12 × 1/4। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी नहीं है, नहीं। सुनो अब क्या करना है, z की वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 8 × 1/8 लिख देंगे, और प्लस क्या करेंगे 12 × 1/4 कर देंगे, है ना। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, इसलिए हम इस चीज को याद रखेंगे। अब एज के बारे में कैलकुलेट कर लो, ये तो 1 आ रहा है, और ये करोगे तो कितना आएगा 4, 3 से 3 टाइम पे चला जाएगा ये, है ना, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसका भी क्या आ रहा है आंसर 4 ही आ रहा है, ठीक है। अभी तक क्या आया है 1 2 का 4, है ना, सिंपल क्यूबिक, देखो इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 4 आया, ट्रिक बन रहा है, दिमाग में समझ में आ रहा है, 1 2 4, डबल 4 हो गया। अब एक और आता है एंड सीसी, देखो एंड सीसी को हम यहां लिख दे रहे हैं, है ना, एंड सीसी दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दे रहा है, फोर्थ हो गया एंड सीसी। एंड कितने होते हैं, एंड एंड कितने होते हैं, 2 ना, कौन से, जहां बैठे हो टॉप बॉटम धरती आकाश, है ना,
ऊपर नीचे दो ही होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंड सीसी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 1/2 होता है ना, एंड सीसी का भी 1/2 होता है। तो z की वैल्यू अगर इसकी निकालनी हो तो क्या हम लिखेंगे, 8 इंटू 1/8 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, है ना, 2 इंटू 1/2। तो अगर हम कहें कि अगर इसका z की वैल्यू कितनी होगी तो इसका तो 1 आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एंड क्या कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है सब 1 2 का 4 ही है ना, सब 1 2 का 4 है। कौन कौन से हैं, बीसीसी एंड सीसी दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, एफसीसी का 4 आ रहा है, एचसीसी का 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 2 4 है ना, 1 के बाद 2 2 4, कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नाम से ही क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन दिमाग में रखना पड़ेगा, और नहीं याद करते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप ये याद कर लीजिए कि बीसीसी का क्या है, बीसीसी का आंसर 2 है ना, बीसीसी का 2 है, किसका, जेड की वैल्यू, ये याद रखना इंपॉर्टेंट ये है ना, बीसीसी के जेड की वैल्यू 2 है। इसी तरह एफसीसी के वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 हो जाएगी, है ना, किसकी, जेड की वैल्यू। इसी तरह एज का कितना होगा, एज का आंसर भी 4 हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, ये भी जेड का। और लास्ट है एंड सीसी, और एंड सीसी का क्या कर देंगे हम, दैट इज द 2, है ना, ये किसकी है, ये भी जेड की वैल्यू है। इतना दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, इतना तक याद हो जाएगा। अब एक समराइज कर दे रहे हैं और एक न्यूमेरिकल लगा के आज की क्लास को रोकते हैं। कल हम खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की जाएगी और फिर मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूं, है ना, जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो क्या क्या चीजें थी, थोड़ा मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। सपोज करो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम का नाम लिख देता हूं, कौन सा, प्रिमिटिव का केस था, है ना, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या आया था, दैट इज एससीसी, है ना, प्रिमिटिव में एससीसी। और इसके अगर z के बारे में हम बात करें तो z की वैल्यू कितनी आ रही थी, एससीसी की 1 आ रही थी, है ना। अब नॉन प्रिमिटिव का जो केस था, नॉन प्रिमिटिव का जो केस था उसमें देखो क्या हमने पढ़ा है, नॉन प्रिमिटिव के केस में कई चीजें दिख रही थी, कौन कौन सी चीजें, सबको एक साथ लिख लेते हैं। कौन कौन सी चीजें, एक तो बीसीसी था, है ना, बीसीसी को हम 2 लिख दिए, है ना। इसी तरह हमने क्या किया था, चलो एंड को ऊपर लिख लेते हैं, एंड सीसी, इसका भी 2 आ रहा था। इसके बाद एज को लिख लेते हैं, है ना, एज को लिख लेते हैं, एज, उसका कितना आ रहा था, 4। और इसी तरह एफसीसी का लिख लेते हैं, इसका कितना आ रहा था, ये एचसीसी हो गया, और इसका एफसीसी का, इसका भी 4 आ रहा था। तो ये 1 2 का 4 हमें दिखाई दे रहा है, यहां तक कोई दुख दर्द परेशानी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पे हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं, और इसकी थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद कल का क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ध्यान से प्यार से सुनना, मस्ती के साथ सुनना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड made up of 2 TWO elements, है ना, 2 elements, that is A and B. A एटम या एलिमेंट कह लीजिए, A atom present at corner and B atom present at face center. Find out the formula of the compound. अब इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है।
अब जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे काम करते जाइए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। सुनो इधर, अभी तक तो हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया है ना, ये सारी चीज़ें देख ली क्या होता है, ये सभी क्या है, जेड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन। अब बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सॉलिड लिखो या फिर यहाँ कंपाउंड लिख दो, है ना, कंपाउंड भी लिख सकते हो समझने के लिए। ए और बी से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट है। ए कह रहा है प्रेजेंट एट कॉर्नर, मतलब ए किधर है, कॉर्नर पे है ना। और बी किधर है, बी एलिमेंट जो बी है वो कहाँ है, फेस सेंटर्ड है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों को। कंफ्यूजन क्या होती है वो सुनो। अब इधर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो ए हमने लिख दिया, ठीक है, ए टर्म कहाँ कह रहा है, ये कॉर्नर पे, ठीक है भैया, हमने कॉर्नर लिख दिया। बी किधर कह रहा है, बी कह रहा है फेस सेंटर्ड है ना, फेस सेंटर्ड है। अब देखो हमें क्या करना है, ए को कॉर्नर लिख रहा है, बी को फेस लिख रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या कहा, क्यूब दिया हुआ है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये पूरे क्यूब की कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कोई ए एटम है जो सिर्फ कॉर्नर पे है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बी है वो केवल फेस पर है, बी केवल फेस पे है, कॉर्नर पे नहीं है। तो अगर कॉर्नर का देखा जाए तो सभी कॉर्नर पे रहने वाले को क्या कहते हैं, एससीसी कहते हैं, है ना। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो 8 × 1/8 तो लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दर्द दुख समस्या परेशानी नहीं है, इसका तो 1 हो जाएगा। ये कह रहा है केवल फेस पर है, ओनली फेस, तो इसका मतलब ये नहीं हमें उसकी वैल्यू क्या लिख देनी होगी, दैट इज 4, नो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वो तो यूनिट सेल का पूरा हमने z की वैल्यू निकाली है ना, पूरी z की वैल्यू निकाली। मीन्स हमने ये देखा कि हम पूरे क्यूब में क्या देख रहे थे, फेस सेंटर्ड को देख रहे थे। वो पूरे कंट्रीब्यूशन को बता रहा था पूरा। यहां क्या कह रहा है, ये खुद ही बता दे रहा है भैया हम केवल फेस पर, ओनली फेस, ओनली फेस। सो इट मीन्स दैट कि हमें करना ये है कि हमें इसे 6 × 1/2 कर देना है, यानी 8 × 1/8 यहां नहीं ऐड होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है सर, 3 है ना। फार्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a1 b3, इसका मतलब ये हो जाएगा a b3, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा a b3। समझ में आया, कोई दुख दर्द समस्या परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, है ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए और पढ़ाई इसी तरह करते रहिए। कोई परेशानी हो, कुछ भी लग रहा हो कि थोड़ा सा मिस कर गए या फिर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम अगली क्लास में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सेशन अगर पसंद आ गया हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि फ्री की रेवड़ी बट रही है, आइए ले लीजिए सॉलिड स्टेट की, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का तो ऑलरेडी हमने लेक्चर सारा डिलीवर्ड भी कर दिया और उसकी प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर रखी है, ठीक है, नीट 2024 के नाम से। और केमिकल बॉन्डिंग का पूरा 11 जो आपका लेक्चर है वो प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर दी है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आप नीट की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स की, जिस पे खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।